हम लोग पिछले क्लास में जो है कि बातें कर रहे थे गांधी युग के बारे में। और गांधी युग कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी। तो कल का क्लास यहीं तक था, तो वहाँ से हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी अभी फिलहाल है और सक्रिय रूप से जो है कि वहाँ पर वो क्या कर रहा है? सत्याग्रह कर रहा है। किस रूप से? सक्रिय रूप से। सक्रिय का अर्थ है कि सक्रिय रूप से सत्याग्रह का अर्थ यहाँ पे क्या है? सत्याग्रह का अर्थ यहाँ ये था कि 1902 में महात्मा गांधी कहाँ जाता है? दक्षिण अफ्रीका जाता है। फिर से भारत से वापसी करता है, कहाँ जाता है? दक्षिण अफ्रीका जाता है ना, सीक्वेंस वाइज चलिए। और 1903 में जो है कि वो दफ्तर खोलता है वहाँ पे, याद है? दफ्तर खोलता है और क्या करता है? 1903 में ही दफ्तर खोलने के बाद क्या करता है? वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग, जनता वहाँ क्या चाहते हैं, मजदूर सब क्या चाहते हैं, उसके लिए उसने एक पत्रिका जारी करता है ना। वो पत्रिका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन कब? 1903 ईस्वी में। और 1904 ईस्वी में, 1904 बताया क्या किया था? 1904 में जो है कि उसने एक बुक अनटू द लास्ट बुक से जो है कि रस्किन का एक बुक था। और ये रस्किन जो है कि बहुत नामी थे, कहाँ के? बहुत बड़े दार्शनिक साहित्यकार थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो उसके बुक से जो है कि प्रभावित होकर के उसने जो है कि 1904 में जो सर्वोदय विचार लाया। क्या लाया? सर्वोदय विचार। यही था ना। रस्किन का बुक कौन सा था? हाँ, रस्किन का बुक था कौन सा? ये बुक का नाम क्या है? अनटू द लास्ट। ठीक है, यानी कि इससे इसने इस बुक से विचार क्या लाया इसने? सर्वोदय का। क्या लाया इसने? सर्वोदय का। यानी कि सबका उदय हो, सबका क्या हो? उदय हो। यानी कि अमीर आदमी और गरीब आदमी, इन दोनों के बीच जो है कि जो फासला है, किस चीज को लेकर के? अमीरों के पास धन है ना, गरीब के पास धन नहीं है। इसके पास नैतिकता कमी है, सामाजिकता कमी है। ठीक है, नैतिकता कमी है, क्या कहते हैं कि सामाजिक ज्ञान कमी है। इसके पास सामाजिक ज्ञान है, नैतिकता है। इसलिए गरीबों का धन जो है कि उसको ऐसे विचार में, अपने विचार में ऐसे उसको ढालो, ऐसे ढालो। याद होगा कि 1903 में जब रस्किन जो है कि 1903 में जब रस्किन जो है कि इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका जारी करता है, इस पत्रिका को इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है कि वो लगभग 100 एकड़ का जो क्या करता है, एकड़ का जमीन खरीदता है ना। और 100 एकड़ का जमीन जब खरीदता है तो 1904 में रस्किन के बुक से प्रभावित होकर के सर्वोदय विचार लाता है। इस सर्वोदय विचार को कैसे लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए वहां पर कहाँ पे? डरबन में। कहाँ पे? डरबन में। डरबन में क्या करता है? आश्रम का 1904 में क्या बनाता है? एक आश्रम बनाता है। उस आश्रम का नाम क्या है? हाँ, उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। क्या नाम है इसका? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम है। ठीक है, और ये आश्रम में जो कि एकदम हजारों हजार में जो कि भारतीय ईसाई मूल के आदमी सब जाते थे और गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के उसके साथ सेवा में उसके वचन को जो है कि सुनते थे। हम यदि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे तो उसके लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। यदि तुमको हम पढ़ाते तो तुम उसके लिए व्यवस्था किए हैं, तब तुम बैठ के पढ़ रहे हो। यदि कहेंगे कि आओ हम पढ़ाएंगे, ऐसे आया जैसे मतलब से बैठ के पढ़ के चले जाओ, तब नहीं होगा। उसके लिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। तो कैसे गांधी अपना विचार फैलाता? तो गांधी अपना विचार फैलाने के लिए क्या किया? एक आश्रम सबसे बड़ा, मतलब उस समय पहला आश्रम बनाता है। वो आश्रम नाम क्या है? फिनिक्स आश्रम। लगभग 100 एकड़ जमीन में फैलाता है और लगभग 100,000 आदमी हमेशा आकर के गांधी सुबह सुबह जो है आके मिलता है और अपना बातों से मोटिवेट करके सबको भेजता है। इससे क्या हुआ कि गांधी पर लोग जो है कि काफी यहाँ के जो एशियाई मूल, भारत मूल के जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे लोग सब, ये सभी काफी जो प्रभावित हुए। ऐसा कौन करता है? लोगों का उद्धार करने वाला काम कौन करता है? लोगों को मोटिवेट करने वाला काम कौन करता है? तो गांधी से बहुत प्रसन्न थे लोग सब। इसलिए गांधी धीरे धीरे जो है कि वहाँ पर उसका विचार इतना फैला कि गांधी जो है कि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में काफी अंग्रेजों की नजर में जो है कि प्रतिष्ठित माने जाने लगे। तो ऐसे में से मतलब ऐसा कि गांधी अब जो बोले, जिधर से बोल दे 100 आदमी तुरंत 1000 आदमी से बात सुनने के लिए तैयार है। यानी गांधी पक्ष में सभी तरह से बात होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है कि फिनिक्स आश्रम से अपना विचारों को फैलाना शुरू करता है। तो वो क्या है? सर्वोदय। क्या है वो? सर्वोदय। और किससे था? अनटू द लास्ट से। अब ये आश्रम खोलने के बाद 1904 में ही देखो आश्रम खोलता है ये। ठीक है, 1904 में क्या करता है? आश्रम खोलता है। उसके बाद उसी समय 1906 ईस्वी में उसमें क्या आता है? एशियाई। ठीक है, एशियाई क्षेत्र के जो रहने वाले वहाँ मजदूर सब थे, उस सबको क्या कहा था? रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, एशियाई पंजीकरण एक्ट लाया। क्या लाया? एक्ट। देखो तो ये एक्ट कैसा है। जब ये एक्ट आता है तो इस एक्ट के तहत जो है कि जो एशिया मूल के रहने वाले, एशिया मतलब चीन, भारत, म्यांमार, इस क्षेत्र के जितने भी वहाँ पे रहते थे मजदूर सब,
याद होगा गिरमिटिया मजदूर जो है कि एकदम भर भर के जो है कि भारत से जो है कि गया हुआ था इस क्षेत्र में, अंग्रेज जो है कि गिरमिटिया मजदूर सबको लेके गया था, बहुत सारा मजदूर वहाँ रह भी गया था, और खास करके व्यापार जो है कि समुद्री मार्ग से व्यापार जो है आवागमन चलता भी था। तो ये एक्ट जब लाया तो चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेके घूमे नहीं, जिसके पास नहीं होगा जेल भर्ती हो जाएगा, ये कैसी बात है। इस चीज़ को लेकर के गांधी को जो है कि अनुचित लगा, इसलिए जो है इसके विरोध में उसने क्या किया, इसके विरोध में जो है कि लोग इसके विरोध में सबसे पहले देखो यहाँ के स्थानीय लोग जो सब थे, जो यहाँ के नेता सब थे, जो इस एक्ट के विरोध करने वाले सब थे, तो जब दुश्मन मजबूत होता है तो लोग जो है कि छिप करके क्या करता है, उसका आलोचना करता है। इसमें से आलोचना जो है कि निष्क्रिय होकर के, क्या होकर के, निष्क्रिय होकर के जो है कि आलोचना, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, ठीक है। और गांधी जो है कि सक्रिय प्रतिरोध करेगा, क्या करेगा, सक्रिय प्रतिरोध करेगा। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है कि दुश्मन जब मजबूत है तो मुंह पे कोई बातें नहीं करना, लेकिन छुपे छुपे जो है कि हर तरीका से बातें उसका आलोचना करते है ना, कि ये नियम ला ऐसा ही नहीं है, मनमानी है, ये दिस करना, लोग सब ऐसा कर रहा है, ये सब मनमानी नहीं, ये सब ध्वस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये कहने से क्या होगा, जो कहिएगा आवाज पहुंचे कहाँ तक, अंग्रेजों कहाँ तक पहुंचेगा तब तो आपस में विरोध करने पर दुश्मन को मुंह पे आवाज नहीं खोलना और जो है कि आपस में ही गुलगुला के रह जाना, तो ऐसे में इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। लोग विरोध कर रहा था पर अंग्रेजों को दिख नहीं रहा था, तो गांधी ने कहा कि हम कोई भी चीज छिप करके नहीं, हम सक्रिय रूप से एकदम जो है कि आंखों में आंखें मिला करके डायरेक्ट जो होता है सत्य बात है वो मैं कहूंगा। इसलिए इस सक्रिय प्रतिरोध को आवाज कैसे उठाएगा ये, तो ये महात्मा गांधी जो है जब वो लॉ की तैयारी कर रहे थे, जब वो कानून की तैयारी कर रहा था, इंग्लैंड जब गया था, कब गया था, 1888 ईस्वी में ना, 1888 में जब गया था, इंग्लैंड गया था, तो 1889 उस समय फ्रांस का जो है कि 100वां वर्ष आज़ादी का जो है कि जश्न मनाया जा रहा था। उस जश्न में एफिल टावर का जो था उद्घाटन था, और उद्घाटन के साथ साथ लियो टॉल्स्टॉय का क्या था, भाषण था। इसलिए इंग्लैंड से लोग सब जो है ना बस से टिकट कटा करके जो कहाँ पहुंच रहे थे, पेरिस पहुंच रहे थे। तो गांधी ने भी अपना मौका देखा कि उस समय लियो टॉल्स्टॉय का काफी नाम सुना हुआ था, तो उसका खास करके उसका भाषण सुनने के लिए कहाँ पहुंच जाता है, पेरिस पहुंचता है। और वहाँ जो है कि जब एफिल टावर को देखता है तो उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि लियो टॉल्स्टॉय के भाषण से प्रभावित हो जाता है। तो प्रभावित होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जो है कि लियो टॉल्स्टॉय कई बुक को पढ़ते हैं, उनमें से एक बुक कौन सा है, कोई बताएगा, क्या है, एक कोई बोलो, मुंह में आवाज नहीं है, द किंगडम ऑफ एकदम जो है कि दिमाग में पट्टे सब जो है कि गॉड ऑफ, अरे आ रहा रिकॉर्ड पे, यहाँ नहीं आ रहा, क्या कैमरामैन बना हुआ है, समझ में आता है, हाँ चल इसको यहाँ लिख देता है तब दिखाई देगा, ठीक। कौन बुक था, द किंगडम ऑफ गॉड विदन यू, ये बुक है। इस बुक से, ये किसका बुक है, ये लियो टॉल्स्टॉय, ये बुक किसका है, लियो टॉल्स्टॉय का, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय का बुक है। लियो टॉल्स्टॉय कौन थे, रूसी बड़े दार्शनिक साहित्यकार थे, ठीक है। और बाद में जो है कि महात्मा गांधी इससे इतना प्रभावित हुआ, ये लियो टॉल्स्टॉय का भाषण जो हो रहा था पेरिस में, उस भाषण में सबसे बड़ा इसने प्रयोग किया था क्या, कि दुनिया में हिंसा का कोई जगह नहीं, हिंसा का कोई जगह नहीं है, वो हिंसा से बड़ा विरोध करते थे। लियो टॉल्स्टॉय हिंसा का बड़ा विरोधी थे। ये कहता था कि यदि आप हिंसात्मक रूप से कहीं बातें करेंगे तो वो हिंसात्मक पे कौन आता है, कमजोर व्यक्ति हमेशा हिंसात्मक बात करता है। कौन आदमी करता है, कमजोर आदमी हमेशा क्या करता है, वो हिंसात्मक बात करता है। जो मजबूत आदमी होता है, बात जो होता है, वो बिना हिंसा का, बिना चिंता का, ध्यान देना, बिना गुस्सा का, बिना प्रतिक्रिया, मतलब जो उल्टी जवाब देने से, ये सभी चीजों पर वो उतना विश्वास करता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति शालीनता होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो हमेशा जो है कि हिंसा मतलब मारकाट, ठीक है, गुस्सा, गाली गलौज, जो भी डिस कर बैठता है लोग, ये हमेशा कैसे लोगों का पहचान है, कमजोर लोगों का पहचान। कैसे लोगों का पहचान है, यदि कोई आदमी आपसे चिल्ला के बातें कर रहा है, चीख करके बातें कर रहा है, एकदम चिल्ला करके जो है दबाव बना करके बातें कर रहा है, मारने पे आ जाता है, समझ लेना कोई व्यक्ति कैसा है, कमजोर है। भले ही वो बल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से उसको उतना दिमाग है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बलशाली नहीं भी है, लेकिन वो मजबूत कैसे है, जो व्यक्ति बिना हिंसा के अपने विचारों से आगे वाले यानी सामने वाले को उसका हृदय परिवर्तन कर दे, दुनिया में सबसे मजबूत आदमी उसी को माना गया है। गांधी क्या था, गांधी तो नॉर्मल था, एक फकीर जैसा कपड़ा पहना हुआ लाठी है, आवाजें इतना अहिंसा से इतना बड़ा उसने हथियार बना लिया सत्याग्रह के दरमियान कि उसके बातों से बड़े बड़े अंग्रेज उससे कपते थे, और उसके बातों से जो उसके सामने कोई नहीं टिकता था। इसका मतलब क्या है कि उसने सबसे बड़ा हथियार बना लिया था, इसलिए गांधी सबसे बड़े मजबूत व्यक्ति थे, समझ में, क्योंकि उसके बात ही सबसे बड़े थे, क्योंकि वो हिंसात्मक रूप से चलता नहीं था।
यहाँ तक कि गांधी जब 1922 के समय में जब चोरी चौराहे पर जब कांड होता है, 22 को पुलिसकर्मी मार देता है, तो वहाँ तक कि आंदोलन बंद कर देता है वो, क्योंकि वो मारा क्यों, जबकि वो अंग्रेज बहुत सारा इंडियन को मार रहा है, उसको मतलब ना है, लेकिन वो उसको मार देना उसमें गांधी को दिक्कत था, इसलिए वो आंदोलन बंद हो जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे गांधी था क्या, इसलिए गांधी जी के बारे में हम लोग विचार करेंगे कि वो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या था, अहिंसा। तो अहिंसा में क्या था, उसने प्रयोग किया किसका, सत्याग्रह का। क्या क्या, सत्याग्रह का। किसका प्रयोग किया उसने, इससे इसने किसका प्रयोग किया, सत्याग्रह। किसने, सत्याग्रह कि जो रियल बात है, जो सही बात है, इस चीज का आग्रह करने में क्या जाता है, और तब तक आग्रह कीजिए जब तक कि उसका हृदय परिवर्तन हो ना जाए। यदि वो नहीं मानता है तो भूख पे बैठिए, भूख हड़ताल कर दीजिए, मर जाएंगे लेकिन हम सच्चा बात बोलते रहेंगे, सर कलम कर दीजिए, लेकिन हम जो है कि अपने आप को जो है कि झूठा कभी नहीं बोलेंगे, जो सत्य है सत्य का हम साथ देंगे, हमेशा सत्य बातें बोलेंगे। यही है गांधी का क्या, सत्याग्रह। इसलिए जो है कि सत्याग्रह करने वाले को मरने से डर लगता नहीं है। इसलिए जब देखना भूख हड़ताल पे जब कोई बैठ जाता है, कहता है मर जाएंगे लेकिन अपने बातों से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए देखना कि भूख हड़ताल पे कितना आदमी मर भी जाता है समझ में, क्योंकि वो सत्याग्रह किया। इसलिए सत्याग्रह वाले को व्यक्ति को मरने से कभी डर लगता नहीं है समझ में। इसलिए वो उसका जो सबसे बड़ा हथियार हो जाता है, क्या जाता है वो सबसे बड़ा हथियार, और लोग इससे बेबस होकर के मान लेता है। इसलिए महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर के सत्याग्रह करना सीखा। किससे सीखा, और किस बुक से प्रभावित होकर के सीखा था, द किंगडम ऑफ गॉड ऑफ विदिन यू। ठीक है, सत्याग्रह। पूछेंगे कि सत्याग्रह का विचार कहाँ सीखा इसने, किसके बुक से, लियो टॉल्स्टॉय के बुक से। ठीक है, और इसने हिंसा की जगह पे किसका सबसे बड़ा वैल्यू दिया, अहिंसा का। अहिंसा क्या होता है इसको, अहिंसा क्या, ये अहिंसा, सत्याग्रह अहिंसा क्या है, अहिंसा। अहिंसा मतलब बिना मार काट किए, दुख दिए हृदय परिवर्तन कर देना। क्या कर देना, हृदय परिवर्तन कर देना ही क्या था, गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो हम लोग 1906 में ये चल रहा था, और ये सत्याग्रह धीरे धीरे क्या बन गया, आंदोलन बन गया। क्या बन गया, आंदोलन। तो इसलिए पूछता है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था 1906 में। 1906 महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, ठीक है, और किस मार्ग पे चलते थे, अहिंसा मार्ग। हिंसा मतलब मारकाट, मतलब नहीं, मारकाट के बिना। ठीक है, सीधा क्या करेगा वो, हृदय परिवर्तन। क्या करेगा वो, यही हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यदि ये हो गया तीर, तो सॉरी ये हो गया धनुष, तो ये क्या, तीर। यानी कि इस धनुष से वार क्या करेगा, अहिंसा का, और जो है कि जहां भी जाएगा वहां क्या करेगा, जीत करेगा। ये आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, इस आंदोलन के कारण जो है ये एक्ट जो आया था, ये एशियाई पंजीकरण एक्ट जो आया था। एशियाई पंजीकरण एक्ट का क्या है, एशिया के लोग सब जो है दक्षिण अफ्रीका में वो पंजीकरण करा करके घूमेगा, और वो कार्ड लेके घूमेगा। जैसे अभी आधार कार्ड लेके आए हो, है ना, आए हो क्या, नहीं लेके आए हो क्या, हमेशा लेके चलोगे, यहाँ पे बोझा उठाने के लिए जाओगे, खेत भूसा उठाने के लिए जाओगे, क्या करोगे, वो कार्ड लेके जाओगे, है ना। तो ऐसे में से ये एक्ट को वापस करना पड़ा, और जब ये एक्ट वापस होता है, गांधी और चमक जाता है। समझना बात, गांधी क्या आता है, और चमक जाता है, और सत्याग्रह वो छोड़ता नहीं है। और इसका सत्याग्रह जब अंग्रेज कोई नियम एक्ट लाएगा, तब जो है कि ये अपना जो है कि सत्याग्रह चालू ही रखेगा, और विशाल बनाते चले जाएगा। कहानी है 1906 के बाद 1907 में, ध्यान देना, ये सत्याग्रह 1907 होते होते जरा चरम सीमा चला गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है कि ये एक्ट वापस हुआ था। तो 1908 में महात्मा गांधी और जो कस्तूरबा, महात्मा गांधी को जेल चला गया, जेल हो जाता है। ये सत्याग्रह लड़ने में क्या था, महात्मा गांधी को जेल चला जाता है, जेल वापस आता है, तब तो ये एक्ट क्या होता है, वापस हो जाता है। ये एक्ट भी क्या होता है, वापस हो जाता है, और महात्मा गांधी जेल से बाहर हो जाता है। ऐसे में इसलिए महात्मा गांधी सबसे पहले जेल कब गया था, महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गया, 1908 में। इस चीज को मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जेल हो जाता है। ठीक है, और ये पहली बार जेल जाता है, पहली बार क्या होता है, जेल जाता है। ठीक है, और 1908 के बाद जो है कि क्या होता है, एशियाई एक्ट जो है कि पंजीकरण एक्ट वापस, एक्ट क्या आता है, वापस रहता है। गांधी क्या आता है, और नामी हो जाता है, गांधी और चमक जाता है वहां पर, गांधी और लोकप्रिय हो जाता है, लोगों को और विचारों में आने लगता है गांधी, क्योंकि गांधी ऐसा सबका एक आस दिख रहा था गांधी में, लगता था कि गांधी ही हमारा आवाज है, और हम सबको न्याय दिला सकता है। वो कौन है, गांधी। इतना आस लगा लिया था गांधी से, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। ये चल ही रहा था, गांधी बाहर आता है, एक्ट समाप्त होता है। इसी बीच में 1900, देखो, एक अंग्रेज जो टाइम पे कुछ ना कुछ एक ऐसा सब चीज लाता था जो कि बहुत कठिनाई देता था। आया 1913 का, रुको एक बात और छूटिए यहाँ पे, छूटिए क्या, गांधी वापस आया, गांधी क्या आया, वापस आया। जब वापस आया तो अभी इसका क्या हो रहा है, इंडियन ओपिनियन पेपर क्या पत्रिका चल ही रहा है, तो इतना लोकप्रिय हो गया गांधी, इस समय इतना लोकप्रिय हो गया। आने के बाद जो है गांधी के दिमाग में और एक विचार आ गया, क्या पता, विचार यह आया, कहा कि जो हम आश्रम, जो आश्रम, पहला आश्रम जो खोला हुआ था, कौन सा, फिनिक्स आश्रम खोला हुआ था, तो फिनिक्स आश्रम में सर्वोदय विचार से चला रहा था, लेकिन ये सत्याग्रह विचार से और ज्यादा इसका विचार फैले, और सत्याग्रह और ज्यादा जो है कि पॉपुलर हो जाए, नामी हो जाए, और विचार इसमें जो है कि इंक्लूड किया जाए, लोग और इसके समर्थन में आ जाए,
इसके लिए उसने एक आश्रम खोलने का और विचार लाया। ठीक है, और तब क्या किया इसने पता है, यहीं पर जो है कि स्थान कौन सा है, जर्मन, जर्मन में कौन सा, जोहान्सबर्ग, कौन सा है, जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1910 कब रे, 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में जो है कि ध्यान देना, जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में गांधी ने सोचा कि अब इससे भी ज्यादा सत्याग्रह का तूफान लाएंगे। यदि कोई अंग्रेज जो है कि और एक विशेष कोई कानून लाएगा, उससे भी ज्यादा विस्तार हम एक सत्याग्रह का मतलब जो है कि तूफान लाएंगे, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए इसके विचारों के अनुसार जो है कि इसको हजारों हजार आदमी उसको सोचा कि अपना हम सुबह सुबह प्रवचन देंगे, अपना भाषण देंगे, लोग हमसे प्रभावित होगा और हमसे सभी संपर्क बना रहेगा। इसलिए जिधर जो चाहेंगे उधर वो हो जाएगा। ठीक है, जब कोई आदमी बड़ा वचन बोलता है, बड़ा उसके द्वारा बोला गया शब्द कोई कार्य में समर्थ हो जाता है, सफलता लाता है, ऐसे में उसके लोगों का विचार समर्थन होना बहुत जरूरी होता है। यदि हम कोई चीज बोलते हैं अकेले बोल के रह गए, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब हम बोले 100 आदमी ऐसा कर दे, 1000 आदमी ऐसा कर दे, तो वो असर ना होने लगता है। जैसे अभी देखोगे बड़े बड़े जैसे कभी अपने बिहार के पॉपुलर खान सर है, छात्र के विषय में यदि कोई कुछ सर यदि कुछ बोलते हैं तो देखते हैं क्या कि मतलब जो कि विद्यार्थी कुछ ना कुछ करना बैठना शुरू कर देता है। अब जो है कि अब सर को जो है कि दबाव बनाया जाता है कि आप अपने क्लासरूम में जो किसी से बातें नहीं कीजिए, विद्यार्थी उस काम के करने के लिए उतर जाता है। मतलब क्या होगा कि जब किसी के बातों पे लोग प्रभाव मानना शुरू हो जाए, तो वो भी चाहता है कि मेरा सबसे बड़ा हथियार लोगों का एक मत होगा। जब हम एक मत में रहेंगे, हम जो बोलेंगे वो होगा। अगर जिधर चाहेंगे झुकाने के लिए उधर हो झुकेगा, नहीं चाहता है। तो ऐसे में से गांधी सोचा कि मेरा विचार और जो है कि तो गांधी का अब जो है कि गांधी का विचार अब और ज्यादा जो है कि सोचा कि मेरा विचार और जो है कि हजारों हजार में हमेशा फैले। इसलिए महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम से भी बढ़कर जो है कि वो खोला था कितना एकड़ में, हाँ 100 एकड़ में। अब जो है लगभग जो है कि 1100 एकड़ में जो है कि खोलेगा वो 100 एकड़, 1100 एकड़ में जो है कि एकड़ में जो है कि आश्रम खोलेगा। अब जो है अब की बार जो है कि वो होगा दूसरा आश्रम। उस आश्रम ध्यान देना 1100 एकड़ में फैला हुआ आश्रम खोलेगा। कितना एकड़ में, 1100 एकड़ में। पहला आश्रम कितना 100 एकड़ में, और दूसरा आश्रम कितना खोल रहा है, 1100 एकड़ में फैला हुआ एक आश्रम खोल रहा है। उस आश्रम का नाम पता क्या है, उस आश्रम का नाम है, उसके आध्यात्मिक गुरु कौन, लियो टॉल्स्टॉय। उस आश्रम का नाम है क्या, टॉल्स्टॉय आश्रम। क्या नाम है इसका, टॉल्स्टॉय आश्रम। ये कोई बताएगा ये टॉल्स्टॉय कौन थे, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु। ये महात्मा गांधी कितना प्रभावित किया लियो टॉल्स्टॉय के विचार ने कि इसका आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय। और इन्हीं के नाम पर जो सबसे बड़ा आश्रम खोला वो आश्रम कौन था, टॉल्स्टॉय आश्रम। कब खोला, 1900, हाँ टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ बना था, जोहान्सबर्ग में। कितना 100 एकड़ में, 1100 एकड़ में। और ये कैसा कौन सा आश्रम था, दूसरा आश्रम था। ठीक है, और फिर इंडिया आएगा तो यहाँ पे आश्रम खोलेगा, साबरमती। कौन सा, साबरमती। ठीक है, देखो इतने आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे गांधी, इससे लोग इतना जुड़ गए थे कि आप बताओ तो अभी आदमी जो है कि 5 कट्ठा नहीं खोल पाता है, और उस समय देखो 1100 एकड़ में क्या खोल रहा है आश्रम। और लोगों का क्या होगा, जमा होगा, और लोग यहाँ जुटेगा और इसके विचारों से प्रभावित होगा। गांधी जी एकदम जो है कि पूरा जो है कि दक्षिण अफ्रीका का जो है कि धीरे इतने बड़े अंग्रेजों के आंखों में गड़ने वाले सबसे बड़े नेता के रूप में उभर गए कि गांधी जो कहेगा अंग्रेज जो है सुनेगा। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय आश्रम, कौन सा आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम। ये तो आश्रम खोला ही था, अपना विचार विमर्श कर ही रहा था, अपने विचारों के भाषणों से लोगों को प्रभावित कर ही रहा था। इसी बीच में 1913 ईस्वी में, अच्छा एक बात और कि इस आश्रम का जो है कि वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार डिजाइन क्या कर लगे, इसके ही जर्मन एक दोस्त थे। इसके जर्मन क्या थे, जर्मन के एक इसके सहयोगी व्यक्ति थे, दोस्त नहीं सहयोगी व्यक्ति थे। उसका नाम था क्या, कालेन। क्या नाम उसका, कालेन। क्या नाम उसका, कालेन। क्या नाम उसका, कालेन। ठीक है, टॉल्स्टॉय आश्रम का निर्माण में जो है कि उसका निर्माण का वास्तुकार कौन थे, निर्माण वास्तुकार कौन थे,
वास्तुकार मतलब निर्माण जो होगा उसका डिजाइन कौन तैयार करेगा? कालेन ने किया था। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के सहयोगी थे ये, सहयोगी। क्या थे ये? जर्मनी के क्या थे? सहयोगी मित्र थे। उसी ने इसे क्या किया था? कालेन था नाम। और कालेन ने क्या किया था? टॉल्स्टॉय आश्रम का डिजाइन किया था। पूछेगा बताओ तो, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में जो खोला था गांधी ने आश्रम, दूसरा आश्रम, उसका डिजाइन किसने किया था? कालेन ने किया था। ठीक है। और टॉल्स्टॉय आश्रम गांधी का कौन सा आश्रम था? दूसरा आश्रम। और कितने एकड़ में फैला हुआ था? टॉल्स्टॉय आश्रम का वास्तुकार कौन था? डिजाइन निर्माता। ठीक है, डिजाइन निर्माण करने वाला। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? इसी बीच में 1910 हुआ, 11, 12, 13, 1913 ईस्वी में कौन सा? 1913 ईस्वी में एक एक्ट आता है। एक्ट मतलब कानून आता है। अंग्रेज एक एक्ट पारित करता है। पता उस एक्ट का नाम क्या था? हाँ नहीं, उस एक्ट के तहत, सुनो तो पहले, एक एक्ट पारित करता है। उस एक्ट में कहा क्या है? अभी उस एक्ट का नाम मत दो। इस एक्ट में कहा क्या था? 1913 एक्ट में नियम जो लाया था, इस एक्ट में कहा क्या था? पहले ये जानो। इस एक्ट में बातें ये किया गया था कि जो भी ईसाई मूल भारतीय मूल के लोग हैं यहाँ पर, वो जो है कि कर देगा। क्या देगा? नाम नहीं है इसमें कर, अभी नाम मत देखो इसका। इस एक्ट में कहा क्या था? ध्यान देना, उसको बोलेंगे 1913 का एक्ट। 1913 का एक्ट, ठीक है। 1913 का एक एक्ट आता है। उस एक्ट में कहता है कि भारतीय मूल के जो भी है, भारतीय, अरे गांधी इतना चुभने लगा था कि किसी तरह से भारतीय लोग क्या हो जाए, धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका खाली कर दे, ताकि गांधी का प्रभाव क्या होगा? कम होगा। तो भारतीय मूल के जो भी व्यक्ति होंगे वो 3 पाउंड, कितना पाउंड? वो 3 पाउंड जो है कि कर देगा। क्या देगा? कर समझते हैं? टैक्स। यहाँ रहना है तो 3 पाउंड टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 3 पाउंड का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और एक बात बोला इसमें, बोला क्या? पहला बात कि जो भारतीय मूल के लोग हो गए वो 3 पाउंड क्या देंगे? वो कर देगा, टैक्स देगा। क्या देगा? वो टैक्स देगा। प्लस जो भी यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका में लोग, जिसका विवाह ईसाई धर्म के अनुसार नहीं हुआ हो, ईसाई नियम से नहीं हुआ, ईसाई धर्म के नियम से, यानी कि ईसाई धर्म नियम से यदि विवाह नहीं हुआ हो, तो उसका विवाह अवैध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अवैध। समझते हैं कि जो भी दक्षिण अफ्रीका में लोग हैं, यदि ईसाई संस्कृति से उसने यदि विवाह नहीं किया है, उसका शादी अवैध माना जाएगा। अवैध मतलब उसका शादी वैध नहीं है, उसका शादी का वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना भी ईसाई धर्म के अनुसार शादी विवाह नहीं किया होगा, इसका मतलब जो है कि पति पत्नी का तो संबंध नहीं हुआ, और संबंध नहीं हुआ, उसका बाल बच्चा जितना भी है, हरिलाल मनीलाल, तब तो बेकार हो गया। तब वो नहीं हो गया। इसका मतलब है कि गांधी तो भारतीय मूल का है, प्लस जो है कि शादी तो भारतीय संस्कृति से करके गया है, तो ईसाई संस्कृति से नहीं किया विवाह। सर्टिफिकेट लो, और यदि सर्टिफिकेट है ईसाई धर्म के अनुसार विवाह किया तो उसको विवाहित माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या? दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश लोग जो है कि देखो कैसा कानून है, बेवकूफ वाला कानून है, नहीं है कि जो भारतीय तरीका से विवाह किया होगा, शादी किया होगा, जो दक्षिण अफ्रीका में जो अपना तरीका शादी ब्याह किया होगा, उसका शादी का वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है, उसका बाल बच्चा, तब उसका वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब उसका बाल बच्चा नहीं होगा। तब ये कौन सी बात हुआ? इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जिसका जो संतान है उसका संतान नहीं है, जिसका जो बीवी है उसका बीवी वो नहीं है। यही नहीं होगा? तब नहीं होगा जी। अरे इन लोग को इतना सांस्कृतिक कमी था ना, इतना सांस्कृतिक कमी था कि बताओ, इसे सब एक्ट लाता कहीं? वो एक्ट लाया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ टैक्स दो रहोगे तो भारतीय मूल को टैक्स 3 पाउंड देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? देखना, एक कर हम देते हैं। ठीक है, ये दीपक बाबू को एक कर देते हैं, ऐसे कीजिए तो। अब बताओ तो, अब गांधी जो शादी कस्तूरबा से किया हुआ है, इसका मतलब अवैध है। वैध मतलब क्या हुआ? सही होना। अवैध मतलब सही नहीं है। तो इसका मतलब हरिलाल मनीलाल तब क्या करेगा? तो दखल नहीं होगा, निकाले देगा उसके घर से। ये कौन सी बात हुई?
इसका विरोध पूरा दक्षिण अफ्रीका में होना शुरू होगा, क्योंकि कैसा कानून बेवकूफ वाला कानून आ गया है। गांधी और गुस्सा गए, कहा और रुको, अब हम और सत्याग्रह और ऊंचा कर दे। कहते ये एकदम असत्य बात है। सत्याग्रह का मतलब ये है कि सत्य बातों का आग्रह करना ही क्या है सत्याग्रह। गांधी ने कहा कि हम इससे पहले से आश्रम खोल ले, देखो टॉलस्टॉय आश्रम, वहां तो 100 एकड़ में था, अब 1100 एकड़ में आदमी आ रहा है। एकदम इतना प्रचार प्रसार करेंगे, इतना सत्य का आग्रह करेंगे, अंग्रेज को बेबस कर देंगे। इतना बेबस करेगा 1913 के बाद, इतना सत्याग्रह तेज। सत्याग्रह क्या कर दिया, सत्याग्रह और बड़ा कर दिया, भयंकर बना दिया सत्याग्रह को। इतना भूख हड़ताल होने लगा, एकदम भूख हड़ताल होने लगा, मार्च उठाने लगा। मार्च समझते हैं, पद यात्रा होना शुरू हो गया। एकदम जो है कि जोहान्सबर्ग से निकल करके जा रहा है कहाँ, नटाल तक जा रहा है। पद यात्रा किया वहां पर अंग्रेज के खिलाफ। ये नियम कानून जो लाया क्या है, कानून ये सब क्या है, गलत है। और सत्य का आग्रह करके वहां के लोगों को खूब चार्ज किया, इतना चार्ज किया कि पूरा अंग्रेज को बेबस करना शुरू कर दिया। तुरंत 1913 के बाद गांधी को जेल करता है। इसमें गांधी जेल नहीं जाएगा, कस्तूरबा साथ में जाएगा। कस्तूरबा गांधी को और गांधी जी को दोनों को एक जेल। 1913 के बाद सत्याग्रह जो तेज किया, इसके बाद गांधी जी को फिर जेल हो गया कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा गांधी और गांधी जी फिर कहाँ, जेल। फिर जेल में जाकर के चक्की पीस रहा है गांधी जी, ठीक है। अब देखा कि ये जो है कि जेल में भी एकदम भूख हड़ताल कर ले है, वहां पर भी नहीं छोड़ रहा है सत्याग्रह। वहां भी अपना जो है कि गुस्सा दिखा रहा है, नहीं कहिएगा तो हमारे विचार में इतना है कि हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन सत्य बोलना छोड़ेंगे नहीं। ऐसे अब अंग्रेज करेगा, मुंह में तो खिला नहीं देगा, वो आग्रह नहीं करेगा, वो भी नहीं सुनता था। गांधी का विचार में जितना समर्थक थे सब एकदम आन शान में है। ऐसे में से 1913 के बाद जेल होता है। जेल के बाद जो है कि लास्ट में जो है कि गांधी का सत्याग्रह इतना बेबस कर देता है इसको अंग्रेजों को, तो ये जो था भारतीय मूल के 3 पाउंड का कर जो था, ये कर को वापस लेना पड़ गया। इस कर को वापस करना पड़ गया। कहा कि चलिए ये कर वापस कर ले लेते हैं, और ये भारतीय मूल ईसाई धर्म से विवाद नहीं किया है, कोई बात नहीं है, सबको वैध माना जाएगा। देखो ये भी कानून का विरोध कर करके इसको भी हटवा दिया गांधी ने, हटवा दिया। ये भी कानून का विरोध करके क्या कर दिया, हटवा दिया। गांधी और नामी हो गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेज करे क्या, गांधी तो एक ऐसा विचार था, जब जेल जाना शुरू हो गया गांधी, अब अंग्रेज को ऐसा लगने, गांधी को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अब मुझे जो है कि सही दक्षिण अफ्रीका में रहना उचित नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये बहुत अल्टरनेट टाइप से जो है कि एक्ट लाता है, और कल दिन कैसा एक्ट और लाएगा ये नहीं, लेकिन एक्ट पर एक्ट आ ही रहा था। तो गांधी का उस समय लगभग 40 साल उम्र चल रहा है। कितना, 40 से 40 साल हो रहा है। लगभग आधा जीवन गांधी का वहां बीत चुका है। लगभग 22 साल गांधी अभी फिलहाल 21-22 साल हो रहा है अभी गांधी को। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी उग चुका था, कहा कि नहीं अब दक्षिण अफ्रीका में जितना टाइम देना था दे दिए, अब जो भी बचा खुचा टाइम है, अब शेष टाइम कहाँ देंगे, भारत में जाके देंगे। इसलिए अब महात्मा गांधी को जो है कि देखो जेल से बाहर आएगा, एक्ट वापस हुआ, अब सोचता है कि जेल का हवाला का है ना, अब जो है कि कहता है कि अब दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कहाँ आएंगे हम लोग, भारत। इसलिए 1914 ईस्वी में जो है कि ध्यान देना, 1913 ईस्वी में एक्ट आता है, 1914 ईस्वी में क्या होता है, ये एक्ट सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या था ये पूछेंगे, बता तो 3 पाउंड कर समाप्त कब किया, 1914 में। ईसाई धर्म से विवाह करने वाले जो कि अवैध था पहले, वैध माना गया कब, 1914 ईस्वी में। अब गांधी जेल के बाहर आने के बाद अब सोचता है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, जितना टाइम देना था उससे ज्यादा ही दक्षिण अफ्रीका को टाइम दे दिया, अब मुझे जो है कि अपना भारत वापस होना चाहिए। 1914 ईस्वी के बाद ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ एक और बात है, बात क्या है थोड़ा समझना। 1913 और 14 ईस्वी के बीच ध्यान देना, 1913 के बाद जेल जाता है गांधी, जेल जाता है, जेल से बाहर आता है, एक्ट वापस होता है। तो अपना विचार रखने के लिए जो केस हुआ था, अपना विचार रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए, इस चीज का पक्ष रखने के लिए कि यहाँ से नहीं सुनेगा, जाएंगे इंग्लैंड जाकर के बात करेंगे। गांधी इस चीज को हटाने के लिए गांधी जाता है कहाँ, इंग्लैंड। कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड जाने के, इंग्लैंड जब जा रहा है तो जहाज में बैठा हुआ है गांधी, किसमें, उस समय जहाज से ही सफर करता था, ठीक है। तो वो 1913 ईस्वी के बाद वाला कहानी है, जब जेल से गांधी जी बाहर आता है, ठीक है। जब अपना पक्ष रखने के लिए कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड जाने के दरमियान जहाज में ही यहाँ से कहाँ निकल के जा रहा है, इधर इंग्लैंड इधर है, ठीक है। हाँ, जहाज में बैठे बैठे जो है कि हिंद स्वराज नाम का बुक लिखता है इसमें, हिंद स्वराज। कौन सा, हिंद स्वराज नाम का क्या लिखता है, ये किताब लिखता है, बुक लिखता है। पूछा जाएगा कि बताओ महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक का रचना कहाँ किया था,
इंग्लैंड जाते हैं। प्लेन में नहीं रे, जहाज, पानी वाला जहाज में। उसमें जहाज जाने में लगता था एक घंटे 1.5 महीना लगता था, ठीक है। तब पानी वाला जहाज थोड़ा कि खुले जाके 10 घंटा में पहुंच गया, ऐसा थोड़ा था। वो जाने में समय लगता था। बैठे बैठे क्या करोगे, पढ़ो मैगजीन, पढ़ो पत्रिका, पढ़ो किताब, लिखो किताब, अपना डायरी निकालो, लिखते रहो। यही किया था। तो जब इंग्लैंड जाने क्रम में, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जाने क्रम में यही पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड सरकार के पास जाने वाला था। इसी जाने क्रम में जो है कि जाने क्रम में जाने और आने क्रम में देखोगे तो हिंद स्वराज नाम का बुक लिखा था। क्या लिखा था बता, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का बुक कैसे लिखा था? जहाज पे जाने क्रम में ही जो है कि जाने आने क्रम में ही जो बैठे बैठे एक किताब लिख दिया था। कहाँ पे? हाँ, जाते जाते क्या लिख दिया था? एक बुक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। क्या है? पूछता है किताब के, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज ये रचना कब किया था? 1913 के बाद, 14 में। कब कहेंगे? अब पक्ष रखने के बाद 1914 में जो है कि 1914 करीब यानी 1913 के बाद 1913 के बाद लगभग नवंबर महीना तक में, कौन सा महीना तक में? नवंबर महीना तक में जो है कि ये जो है कि 1914 के करीब नवंबर महीना तक में जो है कि, ध्यान देना, नवंबर महीना, कौन सा महीना था ये? नवंबर, ठंडा टाइम था, ठीक है। नवंबर महीना वो वापसी करता है और जो है कि महात्मा गांधी अब 14 के बाद जो है कि इंडिया आने का प्रयास करना शुरू कर देता है। यानी नवंबर महीना तक में फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाता है। कौन महीना में? नवंबर महीना तक में। कब? 1914 नवंबर महीना में यहाँ से इंग्लैंड से घूम करके कहाँ पहुंच जाता है फिर? दक्षिण अफ्रीका। तब तक एक किताब लिख देता है, कौन सा? हिंद स्वराज। कौन सा बुक? हिंद स्वराज। तो जाने आने क्रम में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब था। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अब नवंबर का महीना, नवंबर और दिसंबर, और उसके 2 महीने के बाद क्या हो जाएगा? 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी अब पूरा प्रयास है, कस्तूरबा गांधी और हरिलाल मनीलाल और बेटे के साथ जो है कि अब आएगा कहाँ? इस समय 4 संतान हो चुके हैं, ठीक है। भारत वापसी करना सोच रहा है। अब 1914 के बाद एंट्री कहाँ कर रहे हैं? 1915 में। 1915 में कल हम महात्मा गांधी को लाएंगे वापस। अब गांधी दक्षिण अफ्रीका से निकलेगा, कहाँ से? डरबन से निकलेगा, और डरबन से निकल करके फिर कहाँ पहुंचेगा? ये अपोलो बंदरगाह। अब यहाँ जाएगा वो गुजरात। कहाँ जाएगा? गुजरात। और 2 साल के बाद आएगा अपना बिहार। कहाँ आएगा? यहीं आएगा, ठीक है। हाँ था, अपने यहाँ नाश्ता करके गया था, तभी दादा सब बोले थे। चलो ठीक है। 1917 में फिर कहाँ गया? हमारे बिहार आएंगे, ठीक है। तो अब गांधी कहाँ आने वाला है? बिहार आने वाला है। तो 1915 के लगभग हम लोग चले गए। 14 तक गांधी को हम बुला रहे कहाँ? बिहार, अभी गुजरात। कहाँ बुला रहे हैं? गुजरात। भारत वापसी लगभग क्या साल? 22 साल। क्या साल? 22 साल रहे कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। और 1915 में वापसी कर रहा है कहाँ? भारत, ठीक है। और कल यहाँ से हम बातें करेंगे, ठीक है। कल संडे है, ठीक है। कल संडे है तो कल छुट्टी है, ठीक है। हाँ, और जो क्योंकि जो 10th वाले सब बच्चे सब है तो उसका क्लास होगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गया? या तक कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन कुछ पूछे? बता, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक का निर्माण कब किया था? ठीक है। और जो है कि महात्मा गांधी का दूसरा सबसे बड़ा आश्रम चौसा आश्रम। ये आश्रम कहाँ है? जोहान्सबर्ग में, डरबन में। ये कहाँ पे? डरबन, जोहान्सबर्ग, ठीक है। और महात्मा गांधी का पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब किया था? 1904। याद ना है? इंडियन ओपिनियन का पत्रिका किसने लिखा था? उसका प्रथम, गांधी के अलावा प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल। और लंबे समय तक, ठीक है। और जो है कि ईसाई धर्म से विवाह का एक्ट जो लाया था कि ईसाई धर्म से विवाह यदि नहीं किया तो वो अवैध माना जाएगा, और जो है कि 3 पाउंड जो है कि टैक्स देना पड़ेगा। ये एक्ट कब आया था? 1900। और इससे सत्याग्रह क्या कर दिया? चालू कर दिया था। महात्मा गांधी से कस्तूरबा के साथ भी जेल कब गया? ठीक है। चलो, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है।
ठीक है। गांधी जी, अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी, अब पढ़ेंगे क्या, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी गांधी। अब वापसी के बाद अब भारत में गांधी जी का क्या है, लगभग 1948 तक। तब वहां से एक फेज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आया बात समझ में? अभी जितना भी था, जो भी प्रयोग कर रहा था, कहाँ पे क्वेश्चन पूछे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और दूसरा सत्याग्रह कहाँ पे प्रयोग करेगा पता है, भारत में कहाँ पहली बार, भारत में कहाँ पहली बार, अपने बिहार से। कहाँ से, वही सत्याग्रह शुरू करेगा कहाँ से, अपने बिहार से, चंपारण से शुरू करेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा वो हो जाएगा, लेकिन सत्याग्रह बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सत्याग्रह। महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया है, पहला यदि पूछे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। अब भारत में पहला कहाँ, अब भारत में क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह कब कहाँ पे शुरू किया था, क्वेश्चन सुनो पहले, यही महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, कब, 1906 और भारत में 1917, भारत में 1917 में किया है। तो भारत में पहली बार 1917, क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1906। लेकिन महात्मा गांधी ने पहली बार कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहली बार कहाँ, चंपारण में सत्याग्रह। लेकिन सिर्फ यही पूछेगा बताओ तो महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था, चंपारण में, सुना, यहाँ पहला, यहाँ, लेकिन पहला ये हुआ, नहीं हुआ। अब भारत में पहला ये हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका में है, तो भारत में पहला ये हुआ, लेकिन दूसरा हुआ ये, नहीं हुआ, भारत में पहला और उसके जीवन का दूसरा सत्याग्रह है, ठीक है। और इसी हथियार से जो है कि अंग्रेज को डंडा लगा करके एकदम जो है कि मार मार के कहाँ भेजेगा, इंग्लैंड, हम लोग को आजाद करा देगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। क्लास यहीं तक, ठीक।